सभी को नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? मैं विशेष यादव आज ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रहा हूं और ये आज मेरी पहली वीडियो है। जो बच्चे मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं, मेरा नाम विशेष यादव है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं और जिनमें भी इंग्लिश आती है उससे संबंधित सिलेबस में डील करता हूं। और पिछले 3-4 महीनों से लॉकडाउन की वजह से हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो बच्चों के कहने पर और बच्चों की जो फ़ोन कॉल्स मुझे आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ऑनलाइन वीडियो बनाने की सोची और इस मकसद से मैंने 2 प्लेटफॉर्म चुने, पहला यूट्यूब और दूसरा ऐप। तो मैंने अपनी कोचिंग का ऐप बनवा लिया है और मेरी जो सारी क्लासेस हैं वो ऐप पर चलेंगी और कुछ क्लासेस यूट्यूब पे भी चलेंगी। यूट्यूब पे बच्चे सारी क्लासेस फ्री क्लासेस होंगी और आप उनको देखिएगा, आप उससे जज कीजिएगा कि क्या मैं आपके लिए सहायक हो सकता हूँ इंग्लिश को सीखने में। तो इंग्लिश को किस तरह से डील करना है वो हम 1-2 इंट्रोडक्टरी क्लासेस में कवर करेंगे। और आज की जो वीडियो है वो मुख्यतः 2 बिंदुओं पर मैं आधारित कर रहा हूँ। पहली चीज़ होगी आपकी कि इंग्लिश को किस नज़रिए से देखा जाए। दूसरा, जो मेरे फ्रेश बैचेज हैं जो अब बनने जा रहे हैं, जैसे एक बैच कल से बनने जा रहा जुलाई 17, और जो बाकी दूसरा नज़रिया होगा हमारा इंग्लिश को देखने का वो ये होगा, जो नज़रिया होगा वो ये होगा कि हम इंग्लिश को किस तरह शुरू करें। मतलब कुछ लोग शुरू ही नहीं कर पाते ढंग से। उन्हें लगता है कि वोकैबुलरी करें, ग्रामर करें और या PQRS जो आपके रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं वो करें। मतलब विच वन शुड बी डेल्ट फर्स्ट, वो उनको पता ही नहीं है इस बात का। तो हमें इन चीज़ों पे गौर करना होगा। इस क्लास में मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो शायद आपको लगेंगी कि हाँ इस तरह से चला जाए तो फ़ायदेमंद हो सकती हैं वो। तो उनको हम किस तरह से देखेंगे वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन पहले मैं फ्रेश अपनी जो बैचेज हैं, मेरे रेगुलर बैचेज, जो आने वाले फ्रेश रेगुलर बैचेज हैं उनके बारे में आपको बता दूँ। कल 17 जुलाई है, कल मेरा पहला वोकैब का बैच आ रहा है और रोज़ एक वीडियो वहाँ पे अवेलेबल होगी। उसका जो कोर्स है दैट वुड बी अवेलेबल ऑन द ऐप। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर। आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ से। दूसरी चीज़, उसके बाद सारी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी ऐप पे। लेकिन यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी मैं जानकारी दूंगा आपको। डिस्क्रिप्शन में जो आप देखेंगे वहाँ पे मैं सारी चीज़ें अपनी, जैसे कि ऐप के संबंधित जानकारी जो है वो मिल जाएगी आपको। तो इंग्लिश को एक सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं कुछ अलग तरीके से देखता हूँ, आप देखते हो कुछ अलग तरीके से। अब कौन सा तरीका कारगर साबित हो जाए, कौन सा तरीका बेनिफिशियल हो, ये कैसे पता चले? कभी कभी इसमें पूरी ज़िंदगी निकल जाती है हमारी। ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने की बात नहीं कर रहा मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ कि वो जो लोग नाकामयाब हैं आज, वो शायद तरीक़ों की वजह से रहे होंगे। जो मेहनती भी हैं और नाकामयाब हैं वो आज शायद यही एक वजह रही है कि उनका नज़रिया शायद चीज़ों को करने का कुछ अलग रहा हो। तो पहले तो हम अपने तरीक़ों को बदलें। तरीक़ों में हम ट्रायल लेते हैं कि किसका तरीका अच्छा है, हम उस तरीके को अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उस तरीक़ों को आजमाते हैं और सफल होते हैं या नहीं सफल होते वो बात की बात है, लेकिन हम आजमाते ज़रूर हैं। तो आप मेरा तरीका थोड़ा सा आजमाइएगा, मेरी क्लासेस को करिएगा। मैं आपको बता दूं कि मेरी क्लासेस को करने के लिए बड़ा ही पेशेंस होना चाहिए बंदे में, क्योंकि मैं जब चीज़ में अंदर डीप में जाता हूँ, मैं बड़े ही अंदर घुस के डेप्थ में जाके पढ़ाता हूँ चीज़ों को। उससे एक चीज़ होती है कि जड़ हाथ लग जाती है चीज़ की, और जैसी अंडरलाइंग थिंग मुझे पता चलती है वो मैं आपको पूरी जड़ उखाड़ के रख देता हूँ और समझा देता हूँ कि देखो ये चीज़ थी। तो आपको पहले रूट पे काम करना होगा, चाहे इंग्लिश में ग्रामर की बात करें या वोकैबुलरी की बात करें या कॉम्प्रीहेंशन की बात करें। तो वो एक एक करके मैं आपको सब कुछ यहाँ बताने वाला हूँ। इस क्लास में बस छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दूंगा आपको इंग्लिश का, मतलब लैंग्वेज को किस तरह से, थोड़ा सिलेबस के बारे में बताऊँगा जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाली चीज़ें करेंगे, यानी कि वोकैबुलरी या ग्रामर का जो अगला टॉपिक होगा उसको हम डील करेंगे। छोटा सा कर लेते हैं बच्चों। मान लीजिएगा इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश एक लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूं।
बात पूरी बोला करो आप। लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ओनली, बिकॉज इंग्लिश इज एन एडजेक्टिव वर्ड। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है इंग्लिश। ये अपने बाद जरूर नाउन लेके चलता है, अकेला नहीं रहता है। कभी देखा नहीं होगा आपने इंग्लिश, क्योंकि अगर अकेला है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इंग्लिश का जहां तक आप अपनी भाषा में मीनिंग निकालते हैं वो होता है अंग्रेजी। जो आपकी हिंदी में अंग्रेजी मीनिंग निकालते हो आप इसका, अंग्रेजों से आई चीज अंग्रेजी, जो अंग्रेजों से आई चीज अंग्रेजी है, तो अंग्रेजों से सिर्फ अंग्रेजी लैंग्वेज ही थोड़ी आई है। वो तो हो सकता है शराब भी आई हो, दारू आई हो, जूते आए हो, चप्पल आए हो, लोग आए हो, कल्चर आई हो, मूवी आई हो, कुछ भी आई हो सकता है। तो अंग्रेजी अपना आप में अधूरा वर्ड है। आप इसके साथ बताओगे कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ मैं कुछ भी फील कर सकता हूँ। यहाँ मैं अगर लैंग्वेज फील ना करता तो मैं इंग्लिश की जगह कुछ और फील कर सकता था। इंग्लिश लिकर यानी अंग्रेजी दारू, तो ये भी हो सकता है। तो डिपेंड, पहली चीज कभी भी इंग्लिश को अकेला मत बोला करो आप। ये वैसे बोलोगे समझ जाएगा सामने वाला, लेकिन आप अपनी तरफ से कितने जिम्मेदार हो ये चीज दिख जाएगी इससे। तो ये ध्यान रखना, पहले पूरी बात बोला करो आप कि अंग्रेजी क्या, अंग्रेजी जो भी चीज है जो अंग्रेजों के यहाँ से आई है वो। लेकिन हम जो पढ़ेंगे सब्जेक्ट, यानी कि जो आपके एग्जाम में जो आएगा वो होगा अंग्रेजी लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी भाषा। तो इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करेंगे। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए, लैंग्वेजेस का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस मैं आपको इस लेक्चर में नहीं समझा सकता। जो आने वाले हमारे वीडियोस हैं, रोज या ऑल्टरनेटिव डेज पे आपके वीडियोस आया करेंगे। अब ऑनलाइन के जरिए मैं काफ़ी अच्छे से इन चीज़ को बता पाऊंगा आप तक, और कोई मेरा डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। चीज़ों को जो इंटरनल चीज़ें उनको बता पाऊंगा। इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जो अंदर जाके घुसते घुसते हम किसी लेवल पे पहुंच के पा पाते हैं, तो उनको हम देखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसको बेटा बांटा गया है, बच्चों इसको बांटा गया है मुख्यतः 3 भागों में। पहला है vocabulary, the first part of English language or any other language should be vocabulary, as I think. Vocabulary. दूसरा है grammar. तीसरा है pronunciation. ये 3 भाग हैं। इन तीनों भागों की अगर किसी को समझ है तो उस समझ को कहा जाता है कॉम्प्रिहेंशन। अगर किसी को इन 3 भागों की समझ है तो उसे हम कॉम्प्रिहेंशन कहेंगे। दूसरी चीज ये होगी कि कॉम्प्रिहेंशन जो वर्ड है उसमें क्या क्या चीज आती है, मतलब इसमें क्या क्या टॉपिक इंक्लूडेड है। तो अगर टॉपिक्स की बात करें तो इसमें टॉपिक्स होते हैं आपके मोस्टली जो आपके एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। ये वेरी कर सकते हैं। जैसे कि PQRS की बात करें तो 10 साल 20 साल पहले की बात करें तो शायद आता नहीं था। PQRS का मतलब होता है कि आजकल एग्जाम में PQRS करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम उसे PQRS के नाम से फेमस कर देते हैं। तो इसको एक्चुअली बोला जाता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। दूसरा आपका कॉम्प्रिहेंशन में होता है जो आजकल काफ़ी फेमस है, आपने सुना भी होगा, क्लोज टेस्ट। और तीसरा आपका होता है RCs। RC यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब पढ़िए आप किसी चीज़ को और फिर कॉम्प्रिहेंड कीजिएगा। एक वर्ड इंग्लिश में होता है कॉम्प्रिहेंड। तो अगर आप वर्ड्स पे जाते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना किसी चीज़ को, किसी चीज़ की गर्त में जाकर यानी कि गहराई में जाकर अगर हम किसी चीज़ को समझते हैं तो उसको हम कॉम्प्रिहेंड बोलते हैं। नॉर्मली आपने अंडरस्टैंड तो सुना ही होगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लिश को अगर लैंग्वेज को हम कर रहे हैं तो इंग्लिश जो वर्ड है वो अपना आप में एडजेक्टिव हो गया। ये बाकी हम बातें करते रहेंगे। अभी वर्ड कुछ बच्चों को हो सकता है नए नए लग रहे हो, तो इंग्लिश को आपको इस तरह से पढ़ना है। अच्छा, इंग्लिश में वोकैबुलरी जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है और ये जो है, सबसे पहले आपको इसको पढ़ना होगा। ये मेरी अपनी सोच है, सबकी अलग अलग सोच हो सकती है, सबका अलग अलग स्टैंड पॉइंट होता है, दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरी ये सोच है कि पहले वोकैबुलरी करनी चाहिए। कुछ बच्चे हो सकते हैं पूछें कि वोकैबुलरी क्या होता है, कुछ ने नाम ही बहुत कम सुना है शायद ये, क्योंकि नाम इसका ये जानते हैं लोग। मैं आपसे बताऊंगा कि इसको हम मेनली वर्ड्स ही कहते हैं। इट इज़ फैमिली ऑफ वर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल।
ऑफ एनी इंडिविजुअल, तो इट इज़ अ फैमिली ऑफ वर्ड्स। फैमिली होती है, वर्ड्स की फैमिली होती है। अच्छा, ये जो वोकेबलरी होती है ये कहीं लिखा हुआ तो है नहीं, मतलब लिखा हुआ इन द सेंस कि इसकी कोई किताब तो है नहीं। आप मुझे वोकेबलरी की कोई किताब दिखा दीजिएगा, आप कहीं नहीं ढूंढ सकते किताब। तो एक्चुअली इसका अगर मीनिंग अपनी देसी भाषा में देखें हम या लैंग्वेज में देखें तो लोग कहते हैं कि इसे शब्दकोश कह देते हैं, शब्दकोश। लेकिन शब्दकोश तो इसे भी कह देते हैं, इसे भी तो कह देते हैं शब्दकोश। तो एक्चुअली डिफरेंस क्या हुआ कि इसे क्या कहते हैं हिंदी के हिसाब से तो ये भी शब्दकोश है, लेकिन ये और ये इन दोनों में मीनिंग के हिसाब से नहीं। याद रखना, अगर अंग्रेजी को आपने अनुवाद की नज़र से देखना शुरू कर दिया, अगर अंग्रेजी को यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को आप अनुवाद के तरीके से, अनुवाद माध्यम बनाकर पढ़ते हैं, तो आपकी ज़रूर मिस्टेक्स होंगी एग्जाम में और आप नहीं सोल्व कर पाएंगे जो क्वेश्चंस आएंगे। याद रखना, कभी भी ट्रांसलेशन से कभी मैच मत करना। वर्ड ये है, वर्ड ये है, अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं पता कि ये कुछ चीज़ होती है, उन्हें बिल्कुल इस बात का नहीं पता। उनके लिए ये भी वर्ड, उनके लिए ये वर्ड है, उनके लिए ये वर्ड है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि मान लीजिएगा मिल्क होता है और वाटर होता है और फ्लूइड होता है, सबका मतलब होता है तरल पदार्थ। ये सब तरल पदार्थ हैं, तो क्या सब एक है? ये तरल पदार्थ, इनका एक कंसेप्चुअल मीनिंग है, लेकिन सब अलग अलग चीजें हैं। तो वैसे ही ये कंसेप्चुअल मीनिंग एक हो सकता है इनका, लेकिन चीजें अलग हैं। अलग क्या है, क्या अंतर है, वो वोकेबलरी की आपकी क्लास में आपको समझा दूंगा। पहली चीज कि वोकेबलरी जो आपका पोर्शन है उसमें डिक्शनरी की अगर मैं बात करूं, एक बार फिर से मैं बता दूं कि छोटा सा बता देता हूं वोकेबलरी के बारे में, कि वोकेबलरी कभी दिखती नहीं है, डिक्शनरी दिखती है। वोकेबलरी को टच नहीं कर सकते, डिक्शनरी टच की जा सकती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वोकेबलरी किसी भी इंडिविजुअल की डिक्शनरी होती है, मतलब किसी भी व्यक्ति विशेष की डिक्शनरी है, अपनी खुद की डिक्शनरी है। यानी कि उसकी कोई किताब तो है नहीं कि उसने बना रखी है। तो पहली चीज कि डिक्शनरी जो है आपकी, उसको कहा जाता है अ बुक ऑफ वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज। यानी कि किसी भी लैंग्वेज का वर्ड्स की जो किताब है उसको डिक्शनरी कहा जाता है। लेकिन जो वोकेबलरी है आपकी, इसका मतलब होता है अ डिक्शनरी ऑफ एनी इंडिविजुअल। अ डिक्शनरी ऑफ एनी इंडिविजुअल यानी किसी भी इंडिविजुअल की डिक्शनरी। जैसे कि कभी आपने सुना नहीं होगा कि भाई साहब उसकी वोकेबलरी अच्छी है, कभी आपने सुना नहीं होगा कि उसकी डिक्शनरी अच्छी है। आपने यही सुना होगा कि उसकी वोकेबलरी अच्छी है, उसकी वोकेबलरी कमजोर है, उसकी वोकेबलरी स्ट्रांग है, उसकी वोकेबलरी रिच है, उसकी वोकेबलरी पुअर है। तो वोकेबलरी को क्यों वेरी किया जा रहा होता है? क्यों नहीं कहा जाता कि तेरी डिक्शनरी बेकार है? क्योंकि डिक्शनरी इज अ बुक, वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की बुक है। मान लीजिए ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आ रही है, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज की डिक्शनरी है। अब उस डिक्शनरी में से मुझे कितना आता है, ये मेरी अपनी वोकेबलरी है। यानी कि जो वोकेबलरी वर्ड है ये एक कंसेप्चुअल वर्ड है, ये दिखता नहीं है, इट्स ए इंटेंजिबल वर्ड। ये एक इंटेंजिबल वर्ड है, यानी कि इंटेंजिबल डिक्शनरी है जिसे टच नहीं किया जा सकता, जो किसी भी इंडिविजुअल की अपनी होती है। मतलब उसे कितना ज्ञान है डिक्शनरी का, वो ज्ञान ही उसकी वोकेबलरी है। मेरी कुछ और होगी, शायद मुझे 5 वर्ड आते हैं, आपको 10 आते हैं, तो आपकी वोकेबलरी ज्यादा है, मेरी कम है। लेकिन जो डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में मान लीजिएगा मैं ऐसे कहूं, ये डिक्शनरी है टोटल, मुझे इसका इतना आता है, तो ये मेरी वोकेबलरी है। तुम्हें इतना आता है, तुम्हारी ये वोकेबलरी है। मुझे किसी को इतना पूरा आता है, मान लीजिए तीसरे बंदे को, उसकी इतनी है। तो ये सबकी वोकेबलरी हो सकती है, अपनी अपनी सबकी होती है। दुनिया में अगर 1000 लोग हैं या 1 करोड़ लोग हैं या 1 अरब लोग हैं या 10 अरब लोग हैं, 10 अरब वोकेबलरी हो सकती है। लेकिन डिक्शनरी उस लैंग्वेज की एक ही होगी। एक इन द सेंस कि कंपनी अलग हो सकती है, लेकिन डिक्शनरी बुक एक ही होगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप वोकेबलरी में और डिक्शनरी में डिफरेंशिएट कर पाएं। डिक्शनरी में जो वर्ड आ रहा है बच्चों, डिक्शन का मतलब होता है भाषा शैली। भाषा शैली यानी कि भाषा का रूप है ये, यानी कि भाषा की एक तरीका, भाषा का एक तरीका है। यानी कि शैली मानी तरीका, यानी कि एक तरह का किसी का जो किसी चीज को बोलने का एक्शन होता है, या उसका जो एक एक्सेंट होता है, वो किस तरह से किसी चीज को बोलता है, उसके बारे में सारी चीजें लिखी गई होती हैं इस किताब में, लेटर वाइज लिखी हुई होती हैं। तो
ये चीज़ें नॉर्मली हैं। वोकेबलरी में डील कैसे करूंगा ये सारी बातें हम क्लास में करेंगे, लेकिन मोटा मोटा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आइडिया दे देता हूं मैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आइडिया ये रहेगा कि वोकेबलरी में आपके एग्जाम में क्या आएगा। वोकेबलरी से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पहला सिनोनिम करके, दूसरा एंटोनिम। तो कुछ लोग कहते हैं कि सिनोनिम एंटोनिम ही वोकेबलरी होती है। ऑफ कोर्स सिनोनिम एंटोनिम वोकेबलरी हो सकती है, लेकिन सिनोनिम एंटोनिम तो इसको एक यूज करने का तरीका है। जैसे कि क्लोज टेस्ट कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में। क्लोज जो वर्ड है वो आपका कहीं पर भी ग्रामर का टॉपिक नहीं है। क्लोज टेस्ट वो अपना एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन है। तो ये जो ये एप्लीकेशन होते हैं, तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज आपके मिस स्पेल्ट आएंगे, मिस स्पेल्ट, करेक्टली स्पेल्ट, इडियम्स, फ्रेजेस, और आपका जितना भी क्लोज टेस्ट है उसमें जितने भी ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, क्लोज टेस्ट में आने वाले जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब वोकेबलरी का पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो याद रखना ये वोकेबलरी का हिस्सा होगा। इस वोकेबलरी के हिस्से में हम एक एक करके डील करेंगे चीजों को। कोई लिमिट नहीं होगी। मैं आपसे फिर से बता दूं कि वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं होती है, कितने ही वर्ड्स हो सकते हैं, कुछ नहीं पता किसी को। अच्छा, ये सिनोनिम होगा। सिनोनिम का मतलब होता है बच्चों मैचिंग वर्ड। सिनोनिम का मतलब होता है मैचिंग वर्ड। सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची मत कह देना आप, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हर वो चीज जो इंग्लिश की है उसे अपनी भाषा में सहूलियत के हिसाब से उसका अनुवाद बना देते हैं। हम सोचते हैं कि उसकी हिंदी वही हो जाएगी जो एक्चुअल में उसका मीनिंग के हिसाब से सोच लेते हैं। मान लीजिएगा कोई जानवर है तो आप शेर को भी चीता है उसको आप बिल्ली कह सकते हो, लेकिन एक्चुअल में वो बिल्ली तो है नहीं। लेकिन बिल्ली उसका एक कंसेप्चुअल नेम हो सकता है, उसके जैसी लगती है। तो ये ध्यान रखना कि चीता का सिनोनिम बिल्ली हो सकता है। चीता का सिनोनिम यानी कि अगर ये टाइगर है तो बिल्ली उसका कैट सिनोनिम हो सकता है, लेकिन पर्यायवाची नहीं हो सकता। ये इसका पर्याय नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक बात कहूं कि मान लीजिएगा सूरज, सूरज का सूर्य पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन सिनोनिम भी हो सकता है। लेकिन सूरज का चांद पर्यायवाची नहीं हो सकता। यह पर्यायवाची नहीं हो पाएगा, सिर्फ यही हो सकता है। तो पर्यायवाची का मतलब होता है बिल्कुल वही ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट, उसके नाम अलग। लेकिन यहां नाम अलग लेकिन मीनिंग एक, यानी कि बहुत सारे शब्द का नाम अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि माता और पिता, इन दोनों को पेरेंट बोला जाता है। ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, दोनों मिलाकर पेरेंट्स हैं। तो दोनों ही पेरेंट है लेकिन दोनों एक तो नहीं है। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं लेकिन पर्यायवाची नहीं हो सकते। तो पहली चीज ध्यान रखना कि सिनोनिम आप जब भी हिंदी से इंग्लिश को रिलेट करोगे या इंग्लिश का अर्थ हिंदी में देखकर उससे कुछ कंसेप्ट बनाओगे तो आपको तभी आपको गलती शुरू हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो ये ध्यान रखना कि गलती नहीं करनी है बिल्कुल। इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, हर वर्ड को मैं वोकेबलरी के हर वर्ड को बेसिक से बताऊंगा आपको बच्चों। अच्छा, वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं है। जब भी आप मेरी क्लास में बैठे यानी कि पढ़ें तो मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि मैं कोई भी मतलब इसकी कोई लिमिट बनाऊंगा। हो सकता है मैं आपको 1000 शब्द कराऊं, हो सकता है मैं आपको 2000 कराऊं, हो सकता है 10,000 कराऊं, हो सकता है 5 लाख करा दूं, क्योंकि लगभग वोकेबलरी की अगर बात की जाए तो 5 लाख के अराउंड इसमें वर्ड्स हैं। अच्छा, ये जो मैं बात कह रहा हूं ये पक्की बात तो है नहीं, हो सकता है थोड़े कम हो सकता है थोड़े ज़्यादा हो, क्योंकि इस बात पर कोई आज तक कंफर्म नहीं है कि कितने वर्ड्स होते हैं, क्योंकि सबके पैमाने अलग हैं, गिनने के पैमाने अलग हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि एक वर्ड मैं देता हूं आपको, टीचर, ये वर्ड मैंने आपको दिया, मैंने इसको भी नहीं दे रहा, मैंने आपको दिया मान लीजिएगा टीच। अब टीच से बनने वाले क्या क्या शब्द हैं, मान लीजिएगा टीचर है, टीचर, मान लीजिएगा एक वर्ड हो गया टॉट, एक वर्ड हो गया मान लीजिएगा टीचिंग। तो ये जो वर्ड्स हैं क्या इन्हें भी गिना जाए वोकेबलरी में? क्या इन्हें गिना जाए? तो इन्हें गिना जाए। अगर कोई इन्हें गिनता है तो गूगल पे आपका आंकड़ा कुछ ज्यादा आएगा। अगर इन्हें नहीं गिनता, सिर्फ इसको एक वर्ड मानता है, तो गूगल पे आपका जो नंबर आएगा इसका वोकेबलरी का यानी कि डिक्शनरी में शब्दों का, वो कुछ और आएगा। तो ध्यान रखना ये जो ये इन्फ्लेक्शंस होते हैं ये आपके
इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स होती हैं, इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स, जैसे ये नाउन है, ये आपका पास्ट है, और ये आपका जेरेंड है या पार्टिसिपल है। तो आप ये ध्यान रखना कि हम किस तरह से डील करेंगे। वोकैबुलरी की अगर बात करी जाए, यानी कि डिक्शनरी की अगर बात करी जाए, तो पहली चीज वोकैबुलरी में मैं जो समझाऊंगा आपको वो दो तरीके होंगे हमारे। एक तो होगा आपका ओरिजिनेशन के हिसाब से, यानी कि ओरिजिन, और एक होगा आपका जनरल। ओरिजिन का मतलब होता है कि कोई भी भाषा अपना आप में अकेली नहीं बनी होती है, उस भाषा में बहुत सारे दूसरे शब्दों का भी योगदान होता है। जैसे कि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम बहुत सारे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं जो उर्दू के भी हो सकते हैं, हो सकता है इंग्लिश के भी हो। जैसे सेल्फी, सेल्फी की आपके पास आए हिंदी ना हो, तो बहुत सारे ऐसे, गूगल की हिंदी ना हो, लेकिन अब गूगल का हिंदी मीनिंग बनाया जा रहा है। मान लीजिएगा गूगल को ही हम कह देते हैं कि सर्च करना, इसको हम सर्चिंग के सेंस में यूज करने लगे, तो वक्त बदलता है और वर्ड ऐड होते जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हम ओरिजिन पे काम करेंगे, यानी कि कोई भी लैंग्वेज के जितने भी शब्द हैं वो शब्द सारे के सारे अपना आप में पहली बार नहीं है, वो कहीं दूसरी भाषाओं से आए हैं। जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी यानी कि मैं डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ, तो वोकैबुलरी में जितने भी वर्ड्स होंगे, मान लीजिएगा इसमें वर्ड्स आ गए आपके, मान लीजिएगा मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ 5 लाख। अब ये वर्ड्स कहाँ से आए? क्या अंग्रेजी एक दिन में शुरू हो गई? जैसे कि आज पूरा एक दिन में लोगों ने अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी, या कहाँ से एकदम से आ गए? समय गुजरता है, वक्त आते जाते हैं, फिर वो ऐड होते जाते हैं, फिर एक तरह से वो जो कंपाइल्ड होती है लैंग्वेज, फिर वो जाके एक अपना लैंग्वेज अपना नाम ले लेती है। और इस तरह से आज की बात अगर मैं टोटल बात करूं तो दुनिया में लैंग्वेजेस की बात करूं तो आपकी लगभग 5580 या 6000 के करीब लैंग्वेजेस हैं पूरे वर्ल्ड में। मैं एंशिएंट लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहा, कुछ लुप्त हो गई हैं, जैसे लैटिन लैंग्वेज लुप्त हो गई है, डेड लैंग्वेज बोली जाती है। लैंग्वेज का इतिहास बहुत रहा है। जैसे कि ये जो वर्ड्स हैं आपके 5 लाख की अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 5 लाख कहाँ से आए हैं? ग्रीक से आए हैं, आपके लैटिन से आए हैं, जर्मेनिक हैं, आपके फ्रेंच हैं और कुछ अदर्स हैं। एक मोटा मोटा आइडिया लेता हूं, जैसे लैटिन की बात करूं तो 29% के करीब तो लैटिन है, लैटिन पर आएंगे अभी। ग्रीक की बात करूं 6% ग्रीक के करीब ग्रीक के हैं। जर्मनी की बात करूं, फ्रेंच की बात करूं 29% है, 24% ये हैं। और अदर्स जैसे कि मान लीजिएगा हिब्रू लैंग्वेज हो गई, या ट्रस्कन लैंग्वेज हो गई, या आपका सेल्टिक लैंग्वेज हो गई, सेल्टिक है, फ्रिसियन है, सैक्सोनिक है, या आपकी अर्मेनियन है, या आपकी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जैसे सीरिया की लैंग्वेज है, या आपकी ईडिस है। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं आपकी, मैंडरिन है, चाइनीज लैंग्वेज है, संस्कृत है, तमिल है। ये बहुत सारी लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं ये मिक्स होते, ये एक दूसरे में मिक्स होते हैं, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेज के वर्ड इसमें हैं। और ये जो कंपाइल्ड है यानी कि टोटल लैंग्वेज है ये, इसको हमने इंग्लिश का नाम दिया है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है। अब इसमें वर्ड्स बहुत दूर दूर के हैं। अब आप कहोगे ये वर्ड्स कैसे हो गए? जैसे जैसे समय बदला, लोग विकास की तरफ भागे और वो एक देश से दूसरे देश में चले गए, उनका व्यापार बढ़ा, जहाँ जो गया उसने वो अपना वर्ड एक्सचेंज किया और वो वर्ड उसका वर्ड हो गया सामने वाले का, उसने उसको अडोप्ट किया और इस तरह से शब्दों का एक्सचेंज होना शुरू हुआ और टोटल एक लैंग्वेज बनी हमारी इंग्लिश। इंग्लिश का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, ये ध्यान रखना। इंग्लिश सिर्फ 400 AD के करीब की लैंग्वेज है, मतलब मुश्किल से 1600 साल हुए हैं इंग्लिश को। लेकिन ये जो और लैंग्वेजेस हैं, लैटिन की बात करूं, लैटिन का मतलब बेटा उल्टा कर दीजिएगा इसे, ITAL यानी कि इटैलिक। ये इटली की लैंग्वेज है, तो इटैलिक लैंग्वेज है, इटली में चलती है, अब नहीं चलती, बहुत पहले चलती थी। एक लैटियम नाम का जिला था वहाँ पर, उसकी बात है। लेकिन ये इतिहास में बात अपनी एक लेक्चर में दूसरी क्लास में डिस्कस करूंगा, अभी फिलहाल मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको। तो हम जब भी वो कैप को करेंगे, यानी कि लैटिन ये हो गई, ग्रीक हो गई, ये वाली लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा पुरानी लैंग्वेजेस हैं, यानी कि BC से बिफोर क्राइस्ट हैं। तो टोटल अगर इनकी उम्र देखी जाए, इन लैंग्वेजेस की उम्र देखी जाए, तो लगभग अगर इसकी मैं बात करूं लैटिन की, तो ये 1250 BC के करीब की बात है। मतलब उतना
पहले का इतिहास है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। जर्मनी की बात करूं तो ये भी काफ़ी पुरानी है। ग्रीक की बात करूं तो ये बहुत पुरानी है, लगभग 3000 साल तो इसको हम BC में गिनेंगे और उसके बाद AD में गिनेंगे लगभग 2000 साल, यानी कि 5000 साल पुरानी तो ये ग्रीक लैंग्वेज है। अब क्या हो गया, ये लैंग्वेज बाद में आई है इंग्लिश, ये आई है BC के उसके AD में आई है, यानी कि BC के बाद आई है, इधर की तरफ आई है। तो जो वर्ड्स हमारे ऐड हुए हैं, तो इसमें जो लैंग्वेज में वर्ड्स ऐड हुए होंगे वो इसी के होंगे, इन लैंग्वेजेस के। अब जब हम इसकी वोकैब करनी शुरू करेंगे तो उस वोकैब में आपको इन वर्ड्स का भी योगदान मिलेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल में आपको समझा देता हूं कि अगर इनकी बात करी जाए तो वोकैब के जितने भी वर्ड्स होंगे उसमें 60% वर्ड्स आपको दूसरी भाषाओं के मिलेंगे। अगर आपने एक तरह से इसको अच्छे से कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्ड ले लेता हूं मैं, शोविनिज्म, एक ले लेता हूं मैं चिकन, और एक ले लेता हूं मैं केमिस्ट। ये मैंने 3 शब्द ले लिए। इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। पहले तो ये मान लेना चाहिए कि इंग्लिश में बहुत सारे दूसरे शब्द हैं। जैसे कि अगर मैं इंग्लैंड में जाके रहने लगूं तो इंग्लैंड के लोग जो मेरे साथ रह रहे होंगे उनकी आदतों में मेरी आदत भी शामिल हो जाएगी, यानी कि वो कहीं ना कहीं मेरी जैसी बातें करेंगे या मेरे जैसी जो मेरे अपने काम हैं, तौर तरीके हैं, वो उस तरह से भी उनको अडॉप्ट करेंगे। वो खाना मेरी तरह से खाने लगेंगे, शायद वो चम्मच ना लेकर हाथ से खाना खाएं, तो वो मेरे तरीकों को अडॉप्ट करने लगते हैं। तो कुल मिलाकर इन लैंग्वेजेस में जब हम दूसरी भाषाओं की लैंग्वेज से अपनी इंग्लिश को बनाते हैं तो जो दूसरी भाषाओं के तौर तरीके हैं वो हमारी इंग्लिश में भी होंगे। जैसे क्या तौर तरीका, नंबर का तौर तरीका, नंबर यानी कि संख्या। दूसरा तौर तरीका प्रोनाउंसिएशन का तौर तरीका, प्रोनाउंसिएशन यानी कि किस तरह से आप किसी चीज को साउंड देते हो, आवाज देते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर किसी में तो आवाज सी की का आ जाती है, किसी में चा आ जाती है, किसी की कुछ आ जाती है। तो उन आवाज की बात करूं तो इसकी बात करता हूं तो इसमें CH की आवाज होती है शा, इसमें होती है चा और इसमें होती है का। तो आप ये देखिएगा ये आवाज में अंतर क्यों आया है। आवाज में इसलिए अंतर आया है कि ये इंग्लिश में वर्ड तो हैं लेकिन ये इंग्लिश के मूल शब्द नहीं है। अगर ये इंग्लिश के मूल शब्द होते तो इनकी एक ही पद्धति होती, इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा सा निकलता, यहाँ पर दोनों का तीनों का एक जैसा सा निकलता, बदलाव नहीं आता। लेकिन अब बदलाव आएगा। तो क्या वजह हुई, ये जो वर्ड है बेटा ये फ्रेंच है, ये फ्रेंच वर्ड है। ये जो आपका वर्ड है ये आपका जर्मनिक है, यानी कि जर्मनिक है, यानी कि जर्मन से आया है, जर्मनी से आया है। जर्मनिक लैंग्वेज होती थी जो इंग्लिश में बड़ा योगदान करा। जर्मन ने एक्चुअली क्या किया था, हमला किया था इस इंग्लैंड पे। तो इंग्लैंड में कस्बे थे कुछ लोग, वो पीछे हटते चले गए, उससे कई और देश बन गए जैसे कि वेल्स, स्कॉटलैंड, ये सारे। तो जब ये लोग वहां पर रहने लगे जर्मनी के, तो इन लोगों ने वहां पे कब्जा किया। तो जो इनकी अपनी लैंग्वेज थी उसको बोलते हैं वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज। हालांकि वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का एक हिस्सा है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज फैमिली है, जिसका हिस्सा लैटिन भी है, ग्रीक भी है और इंग्लिश तो है ही। तो ये मैं आपकी जो आपका हिस्ट्री होगी वो कैप की हिस्ट्री बताऊंगा, इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। ये एक छोटा सा डेमो के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। केमिस्ट की बात करूं तो इस केमिस्ट जो वर्ड आया है ये लैटिन से आया है। तो आप ये देखिएगा इन लैटिन वालों का सिस्टम अलग होगा आवाज देने का, इनका अलग सिस्टम होगा, इनका अलग सिस्टम हो, तो ये प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जाएगा ना। फिर आप ये क्यों कहते हैं कि इंग्लिश में एक सा क्यों नहीं होता। तो आपको यही नहीं पता कि एक्चुअल में इंग्लिश में वजह क्या है एक सा ना होने की। उस पर काम करेंगे। एक छोटा सा और हिसाब ले लेता हूं इस तरह से, एक छोटी सी बात मैं ऐसे करता हूं। मान लीजिएगा एक वर्ड ले लेता हूं मैं मीडियम, एक वर्ड लेता हूं मैं डेटम, एक वर्ड में लेता हूं बैक्टीरियम। अच्छा एक वर्ड में ले लेता हूं मान लीजिएगा बॉय, एक वर्ड में लेता हूं गर्ल, एक वर्ड में लेता हूं चेयर। ये मैंने वर्ड्स लिए। अब इस वर्ड का जो मुझे नंबर देखना है, प्लूरल यानी कि बहुवचन, अगर मुझे इसका नंबर देखना है तो इसका नंबर अगर मैं बहुवचन में ले जाऊं यानी कि प्लूरल ले जाऊं तो इसका जो होगा वो मीडिया हो जाएगा। यानी कि इसका बहुवचन ये होगा, ना कि एस लगाना होगा आपको। लेकिन अगर इसका बहुवचन ले जाऊं तो बॉयज हो जाएगा। तो ये इसमें एस लग रहा है, इसमें एस नहीं लग रहा। इसकी वजह से लोगों को दिक्कत होने लगती है कि भैया ये क्यों हो रहा। इस जब वो कंफ्यूज होते हैं तो फिर वो इंग्लिश को पढ़ना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है यार हमारे समझ में तो आनी नहीं है, छोड़ इसको।
और जब वो छोड़ देते हैं तो दोबारा नहीं पकड़ पाते क्योंकि इतना डर बैठ जाता है। अच्छा, ये इसकी बात करूं तो इसका हो गया डेटा, इसकी बात करूं तो इसका हो गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया बहुवचन शब्द है, कई सारे बैक्टीरियम को हम बैक्टीरिया बोलते हैं, कई सारे डेटम को हम डेटा बोलते हैं, कई सारे मीडियम को हम मीडिया बोलते हैं, ना कि मीडियम्स बोलते हैं। मीडियम्स भी होता है लेकिन वो दूसरे सेंस में होता है, जब इसका सेंस दूसरे सेंस में हम निकालें, मिड के हिसाब से इसे लेके चले। अच्छा, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स और चेयर का चेयर्स, इधर एक ही सिस्टम चला है एस लगने वाला, मतलब बहुवचन बनाने के लिए इधर सिर्फ एस लगाना पड़ा, उधर डिफरेंस है, कुछ और भी है, अलग अलग भी है। जैसे मैं आपको एक वर्ड दूं रेडियस, इसका होगा रेडियाई, इसमें आई आ गया तो ये सिस्टम, ये वर्ड अलग हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, सबके अपनी अपनी पद्धतियां हैं, इन सारे सिस्टम से, इन सारी कल्चर से, लोगों के तौर तरीकों से हमने एक लैंग्वेज बनाई है, उस लैंग्वेज में भी वो सारे सिस्टम हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम एक ही सिस्टम से, मान लीजिएगा इसका हमने देखा बॉय का तो बॉयज ही जाना और मैं यहाँ पे भी एस लगा दिया तो एरर मिल जाएगी आपको। तो आप ये समझिएगा कि शब्दों को कैसे करना होगा। मैं जो शब्द कराऊंगा आपको वो पूरी वोकैबुलरी में ग्रीक से उठाऊंगा चीजें, लैटिन से उठाऊंगा, फ्रेंच से उठाऊंगा, कोई भी ऐसा शब्द, जैसे कि मान लीजिएगा मैंने अभी आपको बताया ही था, एक वर्ड अभी मैंने डिस्कस किया था, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने लिखा था यहाँ पे शोविनिज्म। शोविनिज्म, शोविनिज्म, ये शोविनिज्म मत कर देना बच्चों, निज्म नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना, ये इज्म होगा, इज्म ना कि इज्म, ये गलत ये सही। तो प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा गौर करना, इज्म होगा, सॉरी इज्म होगा, इज्म नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं आपको, नेपोटिज्म ना कि नेपोटिज्म। तो शोविनिज्म ये आपका फ्रेंच वर्ड है, कहां से आया होगा? एक्चुअली भी ये एक निकोलस के नाम से एक सोल्जर था, निकोलस शोवनी नाम था इसका, निकोलस शोवनी, SHAUVNI, ये इसका नाम था, निकोलस शोवनी। ये इसे थोड़ा सा अपने पुरुषत्व पे ज्यादा घमंड था, इसे लगता था कि मैं पुरुष हूं तो मैं चीजों को जीत जाऊंगा। तो इसके नाम पर, इसके जो बिहेवियर था, जो इसका नेचर था, उस नेचर पे हमने इसका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है अगर तुम किसी नाउन को निचोड़ दो तो वो निचोड़ने के बाद जो वो रस आता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि मैं कहूं आपसे कि कोई वर्ड ले लेता हूं, जैसे कि चाइल्ड। अब चाइल्ड को मैंने निचोड़ा तो चाइल्ड माने बच्चा, तो बच्चे को निचोड़ेंगे तो उसमें से बचपना आएगा, तो चाइल्डनेस। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको मैं समझाऊंगा, वो बाकी हम वोकैबुलरी करेंगे धीरे धीरे। तो इसके नाम पर ये वर्ड पड़ा, ये फ्रेंच था। अगर आपको इस सोल्जर की कहानी पता होती तो फिर ये वर्ड इजी हो जाता आपके लिए। तो वो लोग जो अपनी पुरुषत्व का दिखावा करते हैं कि हम तो लड़के हैं, हम पुरुष हैं, हमें कौन हरा सकता है, हम तो रात में 1 बजे कहीं भी निकल जाते हैं, ये करवा लो वो, ऐसे जो करने वाले लोग हैं उनमें ये पुरुषत्व का सेंस आएगा। लेकिन आपको मेल वर्ड लगाना पड़ेगा, मेल शोविनिज्म, मतलब ये दिखाना पड़ेगा कि आप किस तरह के जेंडर को शो करना चाह रहे हैं। तो मेल शोविनिज्म का मतलब पुरुषत्व और फीमेल शोविनिज्म का मतलब महिला के सेंस में। तो ये बच्चों ध्यान रखना, हम वर्ड को कैसे करेंगे, ग्रीक से उठाएंगे, लैटिन से उठाएंगे, तब हम उसको कवर करेंगे। मेरी वोकैबुलरी यानी कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। लाख शब्द कराऊं, 10 लाख कराऊं, कुछ नहीं पता मुझे भी, 1000 कराऊं, 2000 कराऊं, कुछ नहीं पता। लेकिन आपका जो भी एग्जाम्स होंगे वो सारे इसी में से होने वाले हैं। तो हम इस तरह से करेंगे कवर। आगे हम ग्रामर का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे अगली वीडियो में, फिर आगे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, धन्यवाद।